औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, आज बात करते हैं बेंज़ोडाज़ेपिन ग्रुप के हवाले से और बेंज़ोडाज़ेपिन में स्पेसिफिकली डायज़ेपाम जो ड्रग है जो कि एक लंबे अरसे से इस्तेमाल होती चली आ रही है। और बेंज़ोडाज़ेपिन्स का अगर आप जिक्र करें तो उनमें जो प्रो ड्रग आपके जहन में आती है वो डायज़ेपाम आती है, क्योंकि ये लंबे अरसे से इस्तेमाल हो रही है। और उसके बाद जो है तो मुख्तलिफ़ किस्म की बेंज़ोडाज़ेपिन्स मार्केट में आई, लेकिन डायज़ेपाम जो है वो लंबे अरसे से मौजूद है और काफ़ी इफ़ेक्टिवली यूज़ होती चली आ रही है। उसके यूजेस क्या हैं, तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि बेंज़ोडाज़ेपिन्स जो है वो बुनियादी तौर पे जो आपका ब्रेन है वहाँ पे एक न्यूरोट्रांसमीटर है जिसको गामा अमाइनो ब्यूटारिक एसिड यानी GABA गाबा कहा जाता है। वो जाके गाबा की जो अवेलेबिलिटी होती है नर्व सेल्स पे वो उसको इन्हेंस करती है, उसको बढ़ाती है। और यही गाबा जो है तो मुख्तलिफ किस्म के आपके जो ब्रेन में फंक्शंस हो रहे हैं उनको रेगुलेट करता है और उनको स्लो डाउन करता है। सो इसका ये वाला फंक्शन जो है हम मुख्तलिफ चीज़ों में इस्तेमाल कर सकते हैं, जिनमें खुसूसन फिट्स होना, यानी जो लोग फिट्स का शिकार होते हैं या जो लोग हाइपर होते हैं, एंजाइटी का शिकार होते हैं, जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर का शिकार होते हैं, एपिलेप्टिक लोगों में फिट्स होती हैं, या इसके अलावा मुख्तलिफ किस्म की और चीज़ें होती हैं जिनमें आपके मसल्स की जो कंट्रैक्शंस होती हैं यानी स्टिफनेस ऑफ द मसल्स उसको कम करना हो एज अ मसल रिलैक्सेंट अगर आपने इस्तेमाल करना हो, सो आपको ब्रेन की एक्टिविटी को लो लेवल पे लाने के लिए बेंज़ोडाज़ेपिन्स का सहारा लेना पड़ता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनको नींद नहीं आती, सो एज सेडेटिव ड्रग भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और इसका इस्तेमाल लंबे अरसे से होता चला आ रहा है। लेकिन मैं आपको समझाता हूँ कि क्या चीज़ें होती हैं जिन पे बेंज़ोडाज़ेपिन एक्ट करता है और किन चीज़ों में बेंज़ोडाज़ेपिन्स नहीं देनी चाहिए। बेंज़ोडाज़ेपिन्स का बुनियादी फंक्शन क्या है? बेंज़ोडाज़ेपिन्स का बुनियादी फंक्शन जो है वो ब्रेन की एक्टिविटी को एक नॉर्मल लेवल पे लेके आना है। तो अगर आपकी ब्रेन की एक्टिविटी बढ़ गई है जनरलाइज एंजाइटी की वजह से, या कुछ लोग एपिलेप्सी का शिकार हैं, एपिलेप्टिक लोगों में जो है तो ब्रेन में जो न्यूरो ट्रांसमीटर्स की एक्टिविटी होती है वो बढ़ जाती है और इतनी हद तक बढ़ जाती है कि उनमें फिट्स आ जाते हैं, या कुछ बीमारियों में जो बॉडी में स्टिफनेस आ जाती है, यानी उन लोगों में जो सेरेब्रल पाल्सी का शिकार होते हैं, या उन लोगों में जो पार्किंसनिज्म का शिकार होते हैं, और उन लोगों में जो बॉडी स्टिफनेस आ जाती है, जो स्केलेटल मसल्स हैं उनकी स्टिफनेस में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये उनकी स्टिफनेस को भी कम करता है और ब्रेन की एक्टिविटी को कम लेवल पे ला के, सो इसमें 2-3 फ़वाइद आपको हासिल होते हैं। एक तो जो फिट्स चल रहे होते हैं एपिलेप्टिक पेशेंट्स में, उनको अबॉर्ट करने के लिए हम बेंज़ोडाज़ेपिन्स या डायज़ेपाम जो है खुसूसन उसका इस्तेमाल IV कराते हैं और IV डायज़ेपाम दे के हम अपने पेशेंट के फिट्स को अबॉर्ट कर लेते हैं और वो फिट ख़त्म हो जाता है। सो फिट को अबॉर्ट करने के लिए डायज़ेपाम जो है वो एक बुनियादी ड्रग है और बड़ा सेफ ड्रग है जो हम इंजेक्टेबल दे देते हैं, फिट अबॉर्ट हो जाते हैं। लेकिन ये याद रखिए कि बेंज़ोडाज़ेपिन की जो इंजेक्टेबल डोज आप देते हैं, जैसे ही फिट अबॉर्ट हो जाए आप उसको उसी वक्त स्टॉप कर लें, क्योंकि ये फिट को अबॉर्ट करने के काबिल तो है, लेकिन अगर खुदा न खास्ता दूसरी फिट आनी हो तो उसके लिए प्रोफाइलैक्टिकली आप इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, उसके लिए फिर और दवाइयाँ होती हैं। सो जो एक्यूट अटैक ऑफ एपिलेप्सी होता है उसमें खुसूसन स्टेटस एपिलेप्टिकस में जिसमें मुसलसल झटके आ रहे होते हैं, उसमें आप इसका इस्तेमाल करके फिट को अबॉर्ट कर सकते हैं। जिस तरह मैंने जिक्र किया कि पार्किंसंस के जो मरीज होते हैं या सेरेब्रल पाल्सी के जो मरीज होते हैं जिनकी बॉडी में मस्कुलर स्टिफनेस होती है, कंट्रैक्चर्स डेवलप हो जाते हैं, इन लोगों के लिए एज अ मसल रिलैक्सेंट भी डायज़ेपाम का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा जिन लोगों में नींद ना आने की प्रॉब्लम्स होती हैं, उनकी नींद जो है मुसलसल ख़राब होती रहती है, उनमें भी डायज़ेपाम चूँकि एक लॉन्ग एक्टिंग बेंज़ोडाज़ेपिन है, सो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और उनकी नींद की जो प्रॉब्लम होती है वो सॉल्व हो सकती है। कुछ लोगों में ख़वातीन हज़रात जो अल्कोहलिक होते हैं, उनकी जब अल्कोहल छुड़ानी हो, उनके विड्रॉल सिम्टम्स होते हैं फिर, सो उसको कम करने के लिए भी डायज़ेपाम का इस्तेमाल जो है वो कराया जाता है और ऐसे लोग जो हैं वो अल्कोहल से आसानी से हट जाते हैं और अपनी ये ख़राब आदत जो है ये तर्क कर सकते हैं। सो उन लोगों में भी ये इफ़ेक्टिवली यूज़ हो सकता है। और इसका एक और भी जो इफ़ेक्ट है वो ये है कि जब अक्सर औकात जो जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर, सीवियर डिप्रेशन के पेशेंट्स होते हैं, उन लोगों में जब हम एंटी डिप्रेसेंट्स का इस्तेमाल स्टार्ट कर रहे होते हैं, सो उनका असर आने में कुछ दिन लगते हैं, तो उनके साथ बेंज़ोडाज़ेपिन्स अक्सर औकात जो है तो डायज़ेपाम की शक्ल में हम उनको इनिशियल डोज की शक्ल में दे देते हैं, ताकि वो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ डायज़ेपाम उनके सिम्टम्स जल्दी कंट्रोल हो और उसके बाद जो है तो जो एंटी डिप्रेसेंट्स हैं वो अपना अमल दखल स्टार्ट करें, उनका इफेक्टिवनेस उनकी जब स्टार्ट हो तो तब तक पेशेंट जो है वो आराम से रहे। डायज़ेपाम जो है वो इंजेक्टेबल फॉर्म में भी अवेलेबल है और इसके अलावा जो है तो मुख्तलिफ स्ट्रेंथ्स की, यानी 5 मिलीग्राम, 10 मिलीग्राम
इनकी टैबलेट्स में भी अवेलेबल है। डायजेपाम का यूज़ आजकल कुछ कम हो गया क्योंकि शॉर्ट एक्टिंग जो बेंजोडाइजेपिन्स हैं वो मार्केट में आ गई हैं, लेकिन इसका इस्तेमाल अभी ख़त्म नहीं हुआ क्योंकि जो चीज़ें मैंने आपको बताई उनमें और बेंजोडाइजेपिन्स से जो डायजेपाम है वो बहुत ज़्यादा बेहतर काम करता है। अब आते हैं कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं। लंबे अरसे तक अगर डायजेपाम का इस्तेमाल किया जाए तो इसके साथ आपकी यादाश्त कमज़ोर हो सकती है और फिर इसमें डोज डिपेंडेंट एक डिपेंडेंसी होती है कि आप इसके डिपेंडेंट बन जाते हैं। कुछ अरसे के लिए आप एक डोज इस्तेमाल करते हैं, फिर बेंजोडाइजेपिन रिसेप्टर्स की सैचुरेशन हो जाती है और वो डोज आप में फिर कारगर नहीं रहती। इसकी डोज आपको बढ़ानी पड़ती है, टाइट्रेशन करनी पड़ती है उसकी। सो ये डोज जो है आप डोज आपको बढ़ानी पड़ती है कुछ अरसे बाद और कुछ अरसे में आप हायर डोजेस पे पहुंच जाते हैं जो आपके लिए मजीद नुकसान का सबब बन सकता है। बेंजोडाइजेपिन्स के साथ आपको शदीद किस्म की गनूदगी हो सकती है। इसके साथ जो है तो आप चक्कर आ सकते हैं, आपको ड्राउजीनेस का शिकार हो सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कहीं मशीनरी ऑपरेट कर रहे हैं तो बेंजोडाइजेपिन्स का इस्तेमाल हरगिज़ ना कीजिए। बेंजोडाइजेपिन्स जो हैं वो रेस्पिरेटरी डिप्रेशन कर सकते हैं, खुसूसन जो बहुत ज़्यादा एल्डरली लोग हों या जो ऑलरेडी सीने के दायमी मसाइल का शिकार हों, जिनमें एस्थमा, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ का अगर वो शिकार हों, सो वो लोग बेंजोडाइजेपिन्स का इस्तेमाल हरगिज़ ना करें क्योंकि ये रेस्पिरेटरी सप्रेशन कर सकता है और आप सीवियर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में जाके आप खुदा न खास्ता अपनी जान से भी हाथ धो बैठ सकते हैं। जो इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं उनमें ये है कि ये चूँकि लॉन्ग एक्टिंग बेंजोडाइजेपिन्स हैं, जो क्रॉनिक लिवर डिजीज़ के जो पेशेंट्स हैं या यरकान के जो पेशेंट्स हैं या जो आपके एलिवेटेड लिवर एंजाइम्स जब हों तो आप इनका इस्तेमाल हरगिज़ ना करें और खुसूसन किसी में अगर क्रॉनिक लिवर डिजीज़ हो तो बिल्कुल इसका इस्तेमाल ना करें क्योंकि उनमें तो कंफर्म फिर हेपेटिक एनकेफेलोपैथी का अमल स्टार्ट हो जाता है और वो गनूदगी का शिकार होकर बेहोशी और फिर कोमा में जा सकते हैं। क्रॉनिक किडनी डिजीज़ के जो पेशेंट्स हैं वो इसका इस्तेमाल ना करें क्योंकि इसकी जो उसका अखराज जो है मेटाबोलाइट्स का वो नहीं होता और ये लंबे अरसे तक फिर आपके ब्लड में सर्कुलेट करती है और आपको जो इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं उनसे ज़्यादा सामना हो सकता है। ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान और प्रेगनेंसी के दौरान जो है तो डायजेपाम सेफ़ नहीं है। सो जो लोग जो ख़वातीन फीड कर रही हैं या वो प्रेग्नेंट हैं वो इसका इस्तेमाल हरगिज़ ना करें। इसके अलावा कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं जिनके साथ इसकी इंटरेक्शन है और आप उनके साथ इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। अल्कोहल के साथ इसका इस्तेमाल एक साथ हरगिज़ ना किया जाए। जो लोग अल्कोहलिक्स होते हैं बेंजोडाइजेपिन्स का इस्तेमाल ना करें। इसके अलावा जो अक्सर औक़ात एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स हम देते हैं उनके साथ भी इसका इस्तेमाल अगर किया जाए तो इसकी गनूदगी बढ़ सकती है और आपके लिए मसाइल पैदा हो सकते हैं। ओपियाइड एनाल्जेसिक्स के साथ इसका इस्तेमाल हरगिज़ ना कीजिए क्योंकि ये उसके साथ इंटरेक्शन आके और उसकी गनूदगी का जो अमल है वो बढ़ा सकता है। आपको रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा गाउट के लिए प्रोबेनिसिड वगैरह का जो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं या जो लोग ब्लड थिनर दवाइयों का इस्तेमाल कर रहे हैं जिनमें क्लोपिडोग्रिल वगैरह हो गया और इसी तरह वारफरीन हो गया तो वो लोग भी इसका इस्तेमाल ना करें। इसका इस्तेमाल जो है उनके लिए कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। इसके अलावा ब्लीडिंग डायथीसिस के जो पेशेंट्स हैं जो हीमोफीलिया वगैरह का शिकार हैं या उनका प्लेटलेट काउंट लो है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया का शिकार है, वो लंबे अरसे के लिए बेंजोडाइजेपिन्स का खुसूसन डायजेपाम का इस्तेमाल ना करें। ख़वातीन हज़रात, इसका जो सबसे मेजर साइड इफ़ेक्ट है, जिस तरह मैंने रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस का जिक्र किया, उसी तरह एक चीज़ है जिसको बेंजोडाइजेपिन इंड्यूस्ड फिट्स कहा जाता है। यानी ये आपकी ब्रेन की गैबा की एक्टिविटी को इतने कम हद तक ले आता है कि आप में फिट्स होने के चांसेस एक ख़ास लेवल तक तो कम होते हैं, लेकिन कभी कभार इतनी कमी पे आ जाते हैं कि उसको एज अ करेक्शन फिर ये होता है कि रिफ्लेक्स एक आपको झटके लगते हैं और उसके साथ भी आपको फिट्स हो सकते हैं जिनको बेंजोडाइजेपिन इंड्यूस्ड फिट्स कहा जाता है, जो भी रेयर कंडीशन है लेकिन फिर भी ये हो सकता है। सो अगर आप इसके ज़्यादा डोज इस्तेमाल करेंगे आपको फिट्स होने के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा हो सकते हैं। इसके अलावा जो डायबिटिक पेशेंट्स मेटफॉर्मिन का इस्तेमाल करते हैं वो नींद के लिए बेंजोडाइजेपिन्स में डायजेपाम का इस्तेमाल हरगिज़ ना करें क्योंकि वो भी लैक्टिक एसिडोसिस काज कर सकता है और ये भी रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस कर सकता है। लैक्टिक एसिडोसिस और लैक्टिक एसिडोसिस के साथ आप में मेटाबॉलिक एसिडोसिस के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं और आप खुदा न खास्ता पेचीदियों का, खुसूसन किडनी की पेचीदियाँ और इसी तरह मुख्तलिफ किस्म के मसाइल का शिकार हो सकते हैं। डायजेपाम के हवाले से जो मालूमात मैंने आप तक पहुँचाई, उम्मीद करता हूँ कि ये आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगी, आपकी मालूमात में इजाफा हुआ होगा। अगर आप समझते हैं कि ये आपके लिए फ़ायदेमंद है तो लाइक करके और आगे ज़रूर शेयर कीजिए ताकि और लोग भी इन मालूमात से फ़ायदा हासिल कर सके। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।